My name is Tushant Yadav and today we are going to comprehensively understand Insolvency and Bankruptcy Code of 2016। तो आज इस वीडियो में समझेंगे Insolvency and Bankruptcy Code ये होता क्या है, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, ये समझने की जरूरत है। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है Insolvency and Bankruptcy Code। आइए समझते हैं इसको। इंडिया में जब भी कोई एक्ट या पॉलिसी आती है तो किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये बात तो आप मानते हैं ना कि जब भी कोई एक्ट या पॉलिसी बनाई जाती है तो किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करता है वो। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा। तो बैकग्राउंड में जाकर हमें समझना होगा कि कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम को, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। समझते हैं भाई इस चीज को, कॉम्प्रिहेंसिवली समझते हैं। इंडिया में अगर आपको कोई भी कंपनी ओपन करनी है तो कंपनी ओपन करना टफ नहीं है, कंपनी ओपन करना इजी है, टाइम कम लगता है उसमें। लेकिन किसी कंपनी का अगर आपको डेथ करना है, किसी कंपनी को मारना है, किसी कंपनी का लिक्विडेशन करना है, नाउ दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें बहुत टाइम लगता है। ऑन एन एवरेज इंडिया में अगर आपको कंपनी का लिक्विडेशन करना है तो 4.7 ईयर्स लग जाते हैं। कंपनी को ओपन करने में तो 1 साल से ज्यादा नहीं लगता होगा, लेकिन कंपनी को मारने में 4.7 ईयर्स लग जाते हैं। दैट मीन्स कि डेथ ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इससे प्रॉब्लम क्या है, ये कंपनी है, ये कंपनी ने किसी से लोन लिया होगा, किसी से लोन तो लिया होगा ना, कंपनी चल रही है तो किसी ना किसी से पैसा बोरो किया होगा, लोन लिया होगा। हो सकता है इसने बैंक से लोन लिया हो सकता है इसने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया हो, किसी ना किसी से लोन लिया होगा। अब कंपनी सही बैंकिंग, सही बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी जो है सही तरीके से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो रही है और इस कंपनी का हम लिक्विडेशन करना चाहते हैं। इस कंपनी का लिक्विडेशन करके इसको बेचकर जितने पैसे आएंगे उससे बैंक और एनबीएफसी का पैसा चुकाना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं ऐसा। लेकिन इसको लिक्विडेशन करने में ये 4.7 ईयर्स लग रहे हैं। इसका मतलब जो बैंक, जो एनबीएफसी जिन्होंने इनको पैसा दिया है, उनको अपना पैसा वसूलने में बहुत टाइम लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल बात सही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में, इसकी वजह से बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है। यदि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है तो ये बैंक के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। बैंक के लिए ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। तो आइए थोड़ा सा डिविएट करके हम समझ लेते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, तो हमें प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ जाए। एक बार जड़ समझ में आ जाएगी तो उसका सोल्यूशन समझना बहुत आसान होगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को समझ लेते हैं एक बार। चलिए भाई, अच्छा बैंक वाकई में करता क्या है? अगर आप बैंक की वर्किंग समझे तो बैंक करता क्या है बेसिकली, बैंक जो डिपॉजिटर्स होते हैं हम और आप जैसे, वो बैंक में जाकर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। बैंक हमको लो इंटरेस्ट पे करता है ना, आपको 3.5% का इंटरेस्ट लेट से आपको पे करता है, बिल्कुल बात ठीक है। बैंक क्या करता है, जब वो पैसा बैंक के पास आता है तो बैंक उसी पैसे को लोन में एडवांस करता है, किसी को लोन में पैसा देता है और उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेट से 8 to 9% का उसको इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, बिल्कुल बात ठीक है। तो 8-9% का इंटरेस्ट आता है, 3.5 का इंटरेस्ट इसको दे देता है। जो बीच में बचता है बैंक को, वो बैंक क्या करता है, अपने लोगों की सैलरी देता है, एम्प्लॉय को सैलरी देता है, जिस लैंड पर बना है उसका रेंट पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, तो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको देखता है, साथ में अपना प्रॉफिट भी रखता है। ऐसे बैंक वर्क करता है, ये बात तो आप समझते हैं। तो यानी बैंक एक हाथ से डिपॉजिट लेता है, दूसरे हाथ से लोन देता है, और उसका मुनाफा क्या है, जो भी इंटरेस्ट के बीच में बचा उसका वो मुनाफा है, उससे वो सारी एक्टिविटीज अपनी करता है। ये बात ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हमको एक चीज समझनी है कि बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है और बैंक का असेट क्या है। अच्छा भाई, ये समझते हैं इन सिंपल टर्म्स। व्हाट इज लायबिलिटी? आपके लिए लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी का मतलब है, जैसे मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए दे दिए, मैंने अपने दोस्त को 100 रुपए दे दिए, वो 100 रुपए किसके थे? वो मेरे थे। मैंने दिए किसको? अपने दोस्त को दिए। तो दोस्त की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा मुझे वापस करे। यानी वो जो 100 रुपए है मेरा असेट है, जो है 100 रुपए वो मेरा असेट है, मेरे दोस्त की लायबिलिटी है कि वो पैसा वो मुझे वापस करे। इसका मतलब ये है कि जो आपका है वो आपके लिए असेट है, जो आपका है किसी और को आपने दिया है, वो किसी और को जिसको भी दिया है वो उसकी लायबिलिटी है कि वो आपको पैसा वापस करे। यानी असेट और लायबिलिटी अगर आप समझें तो असेट क्या है? असेट आपका है, खुद का है। अगर आपका खुद का पैसा है तो आपका असेट है। वो पैसा आपने किसी और को दे दिया तो वो उसके लिए लायबिलिटी है कि आपका पैसा वापस करे। तो अगर यहां पर बैंक की कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीज समझें तो बैंक को आपने डिपॉजिट दिया,
डिपॉजिट किसका है? डिपॉजिट आपका पैसा है, बैंक को आपने दिया, तो बैंक के लिए क्या है वो चीज? लाइबिलिटी है। तो डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटी फॉर द बैंक, क्योंकि बैंक को इसको वापस करना है, बैंक को इसको वापस करना है। तो लाइबिलिटीज आर, डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटीज फॉर द बैंक। एक बार पैसा बैंक के पास आ गया, अब बैंक इसको अपने पैसे की तरह ट्रीट करेगा। ये जब किसी और को लोन देगा तो इसको क्या लगेगा? ये किसका पैसा है? बैंक का पैसा है। बिल्कुल बात ठीक है, यानी ये बैंक का पैसा है, बैंक का पैसा है। जो लोन में बैंक अपना पैसा एक्सटेंड कर रहा है, तो लोन क्या है? बैंक के लिए असेट है और इस बोरोवर के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। दैट मीन्स कि असेट और लाइबिलिटी का खेल जो है वो रिलेटिव खेल है। किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ये सोचना पड़ेगा आपको। अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो डिपॉजिट जो आता है बैंक के पास, वो बैंक को वापस करना है, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, और लोन जो बैंक एक्सटेंड करता है वो बैंक के लिए असेट है। ये बात आप समझ गए? अच्छा, बैंक जब लोन किसी को देता है तो सामने वाला उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में पैसा वापस करता है। तो अगर मैं कहूं आपसे, सुनिएगा इसको ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि लोन आर द असेट फॉर द बैंक, असेट है बैंक के लिए, और ये जो असेट है बैंक को कुछ ना कुछ कमा कर लाकर दे रहा है। घर का बड़ा बेटा है लोन, और लोन जब जा रहा है किसी और के पास तो वो इंटरेस्ट कमा के दे रहा है। अगर वो इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, दैट मीन्स कि दैट असेट इज परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब कुछ काम कर रहा है, बेटा काम कर रहा है, तो असेट इज परफॉर्मिंग। तो ऐसे असेट को क्या बोलेंगे आप? परफॉर्मिंग असेट। क्या बोलेंगे आप? परफॉर्मिंग असेट। अगर ऐसे असेट को परफॉर्मिंग असेट बोल सकते हैं, तो अगर आपने किसी को कभी लोन दिया और उसने आपका लोन वापस नहीं किया, तो ऐसे असेट को क्या बोलोगे? ऐसे असेट को बोलोगे आप नॉन परफॉर्मिंग असेट। ऐसा असेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्ट कमाकर आपको लाकर दे नहीं रहा है, ऐसे असेट को बोलोगे आप नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब एनपीए। तो अगर आपसे किसी ने लोन लिया है, बैंक ने किसी को लोन दिया है, उसने 90 दिनों तक बैंक का इंटरेस्ट या बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट या दोनों वापस नहीं किया, तो वो किस कैटेगरी में बैंक डाल देगा? नॉन परफॉर्मिंग असेट की कैटेगरी में उसको डाल देगा। ये बात आप समझ गए? अच्छा, बैंक जब किसी को लोन देता है तो कुछ गिरवी रखवाता है, कोई सामान तो गिरवी रखाएगा ना, ऐसे तो बैंक लोन दे नहीं देगा। इससे क्या कहेगा? कुछ गिरवी रख के जाओ, अपना घर गिरवी रख के जाओ, घर के पेपर गिरवी रख के जाओ, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोलेट्रल। कोलेट्रल रख के जाओ। तो जब बैंक का ये आदमी पैसा वापस नहीं करेगा, तो बैंक क्या करेगा? इसकी संपत्ति को बेच देगा। इस संपत्ति को लिक्विडेट करके बाजार में जाकर बेचकर उससे जितना भी पैसा आएगा अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो बैंक, अगर आपने लोन नहीं दिया, तो बैंक के साथ अपने जो भी संपत्ति रखी है, कोलेट्रल रखा है, बैंक के पास पावर है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कि वो बैंक जाकर आपका जो कोलेट्रल है उसको जाकर मार्केट में बेचकर उससे अपने पैसे रिकवर कर सकता है। ये बात आप समझ गए? तो नॉन परफॉर्मिंग असेट इज अ प्रॉब्लम फॉर द बैंक। प्रॉब्लम है तो बैंक अपनी रिकवरी करता है। कैसे? कोलेट्रल को बेचकर अपनी रिकवरी करता है। समझ गए इस चीज को? तो अगर कोलेट्रल को बेचकर अपनी रिकवरी करता है, तो इस कंपनी ने भी कुछ कोलेट्रल रखा होगा। अब ये कंपनी को बेचकर इस कंपनी को ही बेचना है, तो उस कंपनी को बेचने में 4.7 ईयर्स लग रहे हैं लिक्विडेशन में। इससे क्या हो रहा है? बैंक को 5 साल तक वेट करना पड़ रहा है अपनी रिकवरी में। तो बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है, जो असेट जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। अब इससे इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि चलो ठीक है बैंक की दिक्कत है, ये तो नहीं, बैंक की दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जीडीपी याद करें, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर एक साल में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो भारत की जीडीपी कहलाएगा। जीडीपी अगर एक्सपेंडिचर मेथड से आप निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है भाई? कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड्स प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट ऑफ एक्सपोर्ट। यही होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा ये। जब इकोनॉमी में बैंक के एनपीए बढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ेंगे, तो बैंक की जो लेंड करने की, लोन देने की कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। अगर बैंकों की लेंड करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में लोगों को लोन कम मिलेगा। अगर लोगों को लोन कम मिलेगा तो इकोनॉमी में लोग कंजम्पशन कम कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स है वो इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगी, तो उससे क्या होगा? जीडीपी जो होगा वो कम हो जाएगा। अरे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कैसे करती हैं? बैंकों से लोन लेती हैं, बैंकों से लोन लेके अपनी कंपनी, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करती हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, तो जीडीपी बढ़ता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज को लोन ही ना मिल पाए, लोगों को कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन ही ना मिल पाए, तो क्या होगा भाई? कोई हीरो होंडा नहीं खरीदेगा, कोई आईफोन नहीं खरीदेगा, कंपनियां अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगी, तो उससे क्या होगा? जो है जीडीपी जो है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को? यानी बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग होने की वजह से बैंकों की लेंड करने की कैपेसिटी कम हो गई, उसकी वजह से जीडीपी में इंपैक्ट पड़ रहा है, जीडीपी भी कम हो रही है, यानी हमारी ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। नाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक। तो
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बैंक के लिए जो एनपीए की प्रॉब्लम है ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016। अब समझते हैं कि यह एक्ट करता क्या है। तो इस कोड के बारे में अब समझते हैं। इस बैकग्राउंड को आप साथ में रखिएगा, अब समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं भाई, ये कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसने लोन लिया हो। लोन लिया है तो जिससे भी लोन लिया उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने लोन दिया है आपको, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कैसे हो सकते हैं कंपनी के लिए, कंपनी के पर्सपेक्टिव समझिए। कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कुछ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब कि बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और 2018 में इसमें अमेंडमेंट करके जो रेरा में जो प्रॉपर्टी में होम बायर्स होते हैं उनको भी हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दे दिया। तो होम बायर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, एनबीएफसी हो सकती है, जिसने डायरेक्ट जाकर आपको लोन में पैसा दिया है, वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने आपको पैसा दिया है। कुछ होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब है कि कोई एम्प्लॉय है जिसने आपको सर्विस दी है, कंपनी में सर्विस दी है, कंपनी में सर्विस दी है तो उसको सैलरी मिलनी चाहिए, उसकी सैलरी पे नहीं हुई है। किसी को कुछ सामान सप्लाई करना था कंपनी में, उसने सामान तो सप्लाई कर दिया लेकिन उसको पैसा नहीं मिला है। तो ऐसे लोग क्या हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। सप्लायर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये कैसे हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। समझ गए। तो कंपनी के दो तरह के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिन्होंने डायरेक्ट पैसा दिया है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। अब कंपनी ने सही बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो नहीं की, उसकी वजह से कंपनी डूबने वाली है, कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। तो इस कंपनी को बेचकर ये लोग क्या करेंगे, इस कंपनी को ये बेचकर अपना पैसा निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें 4.7 ईयर्स लगते हैं, वो हमने समझा। लेकिन ये कंपनी को बेचने की नौबत आ गई। इस कंपनी का मालिक क्या कहेगा, इस कंपनी का मालिक कहेगा कि अरे मुझे एक चांस तो देकर देखो, कुछ तो हम लोग कुछ मिलके बैठकर कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में, और मैं आपका लोन चुका दूंगा। लेकिन ये अगर एडमेंट हो गए क्रेडिटर्स की नहीं हम तो आपका लिक्विडेशन करके अपने पैसे पूरे पैसे रिकवर करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग कर सकते हैं सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन इस चीज को रोकना है तो ये कंपनी जो है ये भाग कर जाएंगी किसके पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, कि सुनिए आप कुछ हमें एक मौका दीजिए कि कुछ हम बातें कर सकें और इनका लोन वापस करेंगे। मैं चाहता हूं कि इनका लोन वापस करना है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं, मैं विलिंग हूं कि इनका लोन मुझे वापस करना है, मुझे कुछ मौका दीजिए। ऐसा बोल सकते हैं, लोग भी बोलते हैं ना, इंडियन मूवीज में बोलते हैं कि अरे कुछ मौका तो दो साहब, हम करना चाहते हैं वापस, कुछ टाइम दे दो, 1 महीने की मोहलत दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो कंपनी भी बोल सकती है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में गई कंपनी कि ऐसा करना चाहते हैं, कुछ आप करिए, कुछ हमारे बीच में समझौता करवा दीजिए। तो इसने एनसीएलटी ने एक आदमी बनाया, एक आदमी को अपॉइंट किया जिसको हमने बोला इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इस आदमी का नाम है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल करेंगे क्या, ये बीच में ऐसे बैठ जाएंगे, एक तरफ सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को रखेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का मतलब जिसने क्रेडिट दिया है, और एक तरफ कंपनीज, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म जो भी होंगे इस साइड, उनको बैठाएंगे। तो दोनों को टेबल में बगल में बैठाकर और ये लोग बातें करके, समझौता करके एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा ये आईपी। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा। वो प्लान में क्या हो सकता है, वो प्लान में ऐसा होगा कि चलो, जैसे कि अगर मैं मान लूं कि ये कंपनी ने लोन ले रखा है, क्यूमुलेटिव लोन ले रखा है, 100 करोड़ का लोन है, 9% पे इसको 8% या 9% पे इसको वापस करना है, इसने 3 साल के लिए लोन ले रखा था। तो जब रेजोल्यूशन प्लान बना तो उसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टी आपस में बैठकर ये बातें करे कि चलो 9% नहीं 7% में लोन वापस कर देना, 7% में लोन वापस कर देना, यानी इंटरेस्ट रेट कम करने की बात कर सकते हैं। या चलो 3 साल नहीं तुम 5 साल में ये लोन वापस कर देना, ऐसी बातें कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहे कि चलो आई विल फाइंड अदर इन्वेस्टर टू फाइनेंस द रिमेनिंग प्रोजेक्ट। तो जो भी कंपनी का जो भी रिमेनिंग प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए मैं अदर इन्वेस्टर्स को ढूंढ देता हूं, ऐसा कर सकता है, बिल्कुल बात कर सकता है। तो वो कुछ रेजोल्यूशन प्लान लाएगा कि इंटरेस्ट रेट को लो कर सकते हैं, चलो टेन्योर को बढ़ा देते हैं, या कोई अदर इन्वेस्टर्स को ढूंढ लेता हूं जो आपका रिमेनिंग प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस कर देगा, ऐसा प्लान बना सकता है। अगर ये प्लान बना, रेजोल्यूशन प्लान बना और दोनों पार्टी एग्रीड हो गए, बैंक ने कहा कि चलो ठीक है इंटरेस्ट रेट कम है, चलो 9% नहीं 7% में ही वापस कर दे, चलो कुछ तो वापस कर दे, मैं खुश हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर रेजोल्यूशन प्लान बना इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने और इस कंपनी ने, दोनों ने एग्री किया इस बात पे, तो क्या होगा, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। ये कंपनी जो है अपना 7% के हिसाब से इसको लोन वापस कर देगी। तो जो भी प्लान होगा उस प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग वर्क कर लेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भैया जो भी रेजोल्यूशन प्लान बना
ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कहा, बैंकों ने कहा, एनबीएफसी ने कहा कि नहीं 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 बाबा ऐसा नहीं चलेगा, हमको अपना पूरा लोन वापस चाहिए, ऐसा कोई भी प्लान जो आपने बनाया है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर क्या होगा? तो भाई फिर कुछ नहीं, फिर कंपनी का लिक्विडेशन ही करना पड़ेगा। इफ रेजोल्यूशन प्लान इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो लिक्विडेशन करना पड़ेगा कंपनी का लिक्विडेशन करके उसको बेचकर जो भी पैसे आएंगे, बैंक, फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, होम बायर्स, सारे अपना अपना पैसा लेंगे। समझे इस चीज को? तो बैंक क्या करेगा? अपने पैसे की रिकवरी करेगा। ये बात आप समझ गए? इतनी बात आप समझ गए? चलिए अच्छा बात, ठीक है। तो हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट से क्या अचीव किया? एक मौका मिला कंपनी को कि भाई अपनी बात रख सके, थोड़ा समझौता कुछ कर सके। लेकिन अगर समझौता जो हुआ, रेजोल्यूशन प्लान जो आया, अगर वो रेजोल्यूशन प्लान एग्रीड नहीं किया गया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, तो फिर क्या होगा? कंपनी का लिक्विडेशन होगा। बिल्कुल बात ठीक है। कंपनी का लिक्विडेशन होने की बात हो गई। अब कंपनी का लिक्विडेशन है तो क्या कंपनी कहीं पर जा सकती है हायर अपील के लिए? बिल्कुल। अपील के लिए कहां जा सकती है? कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल पे गई थी, इसके ऊपर क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, यहां पर अपील के लिए जा सकती है। अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स हैं तो वो कहां पर जा सकते हैं? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स में जा सकते हैं। और उसके ऊपर भी अपील में जाना चाहें तो डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील के लिए जा सकते हैं। बात समझ गए? और ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा 330 दिन में, 330 डेज में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां पर 4.7 ईयर्स लग रहे थे, यहां पर 330 डेज में ही ये प्रोसेस कंप्लीट करने की बात की गई है। ये है पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो दो लोगों के ऊपर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा, विलफुल डिफॉल्टर एंड इनकेपेबल डिफॉल्टर। समझना इस चीज को। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या कहता है कि इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल आपको हम लाएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, यानी समझौता करवाएगा आपके बीच में। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब यह है कि विजय माल्या जैसे लोग जो गोवा में बैठ के बढ़िया बढ़िया फोटो खींच रहे हैं, बढ़िया एकदम जाम ले रहे हैं और अपना पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझकर विलफुली अपना पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो जानबूझकर पैसा वापस नहीं करना चाहते। ऐसे लोग जो जानबूझकर अपना पैसा वापस नहीं करते उनको बोलते हैं हम विलफुल डिफॉल्टर, यानी जानबूझ के उसके पास पैसा है, देने की कैपेसिटी है, रीपे करने की कैपेसिटी है, पर अपना पैसा वापस नहीं कर रहा है, विलफुल डिफॉल्टर है। दूसरे हैं इनकैपेबल डिफॉल्टर, यानी उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके हाथ में, उनकी जेब में हाथ में पैसा डालो तो उनकी जेब में 1 रुपए नहीं है, यानी उनसे कुछ भी देख लो, आप जाकर घर देख लो, उनका कुछ भी देख लो, उनके पास पैसे ही नहीं है। इनकेपेबल यानी उनके पास कोई भी पैसे नहीं है। तो अगर विलफुल डिफॉल्टर है या इनकैपेबल डिफॉल्टर है, जिसकी रीपे करने की कैपेसिटी नहीं है, वो क्या है? इनकैपेबल है। जिसकी रीपे करने की कैपेसिटी है पर वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो विलफुल डिफॉल्टर है। इन दोनों के केस में आईबीसी नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए नहीं लगेगा कि कोई भी समझौता करने का क्या फायदा है? आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तो रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा। जब ये देना ही नहीं चाहते और इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है तो इन पे आईबीसी लगाकर करेंगे क्या? तो क्या करना चाहिए भाई? फिर इनको क्या करना चाहिए? इनके लिए डायरेक्ट लिक्विडेशन करना चाहिए। तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत इनका डायरेक्ट लिक्विडेशन करना चाहिए। जो भी इन्होंने अपनी संपत्ति रखी है उसका डायरेक्ट लिक्विडेशन करके उसको बेचकर जो पैसा लाकर उसकी रिकवरी करनी चाहिए। तो आईबीसी दो लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर और इनकेपेबल डिफॉल्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है? ये समझना जरूरी है। साथ में इस पूरे प्रोसेस को देखेगा कौन? इस प्रोसेस को देखेगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड देखेगा इस चीज को। तो मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी कोड को ये देखता है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आईबीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसी तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है आप जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन, उसके चेयरमैन, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो आपको इनके बारे में कि चेयरमैन कौन है, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगा, रीअपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा, ये जानने की जरूरत नहीं है। तो उतना ही पढ़ें जितने जानने की जरूरत है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड क्या करता है? बेसिकली मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी कोड एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस इज ऑल अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। बस यही था। यानी अगर ऐसा हो गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बैठेंगे, अगर रेजोल्यूशन प्लान अच्छा है, ओके हो गया तो कोई बात नहीं है, तो एनपीए की प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर नहीं है तो लिक्विडेशन कर दिया जाएगा और लिक्विडेशन करके अपना पैसा वसूल लिया जाएगा। उससे क्या होगा? पैसा वसूलते ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो जाएंगे तो बैंक की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब बैंक खूब ढेर सारा लोन देगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इकोनॉमी में, तो जीडीपी भी ग्रो होगी। आई होप कि आप ये बात समझ गए। तो इतना ही आईबीसी के लिए, इतना ही आज के लिए, इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।